हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 पर मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज पेश हुए आम बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना चौथा बजट पेश किया। कुल 39.44 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। वहीं 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया। तो गांव, गरीब और किसान के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। मगर मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करते हुए मिडिल क्लास को जरूर मायूस किया। This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. ये नए भारत के निर्माण का बजट है। ये 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को समाहित करते हुए 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने का ये बजट प्रस्तुत हुआ। ये बजट अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। संसद के अंदर करीब 1.5 घंटे के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे जोर देकर कहा, तो संसद के बाहर भी बीजेपी नेता इसे दोहराते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बनाया, अवसर बनाए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में पटरी से उतरी देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई के मोर्चे पर बेदम आम जनता की उम्मीदों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार क्या वाकई खरा उतर पाए? क्योंकि ना तो टैक्स स्लैब बदला, ना ही कोरोना से जुड़ी कोई रियायत है। वैसे यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए सबको उम्मीद जरूर थी कि मोदी सरकार बड़ी सौगातें देगी, मगर वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करते हुए जहां सैलरीड क्लास को निराश किया है, तो डिजिटल एसेट में निवेश पर 30% का भारी भरकम टैक्स भी लगाया है। हालांकि 2 साल पुराने टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा जरूर दी गई है। नौकरी पेशा लोगों को भी बजट से निराशा ही हाथ लगी है। वहीं विपक्ष भी बजट को निराशाजनक करार दे। ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? पीछे थोड़ा कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। लगातार चौथी बार बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने युवाओं और किसानों को साधने की कोशिश जरूर की। बजट में अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां देने का प्रावधान है। तो किसानों की नाराजगी दूर करने MSP की 2,37,000 करोड़ राशि सीधे किसानों के खाते में देने की बात कही गई है। इसके अलावा गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती, किसान ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, लैंड डिजिटलाइजेशन को प्रमोशन देने की बात भी कही गई। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ने से किसानों को निराशा जरूर हाथ लगी होगी, मगर वित्त मंत्री ने दूर दराज के इलाकों में विकास योजनाओं का खाका जरूर खींचा है। इसके तहत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। इसके लिए बजट में 20,000 करोड़ का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य भी रखा है, जबकि MSME को मजबूत करने अगले 5 साल में 6,000 करोड़ दिए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए कई सुविधाएं देने का ऐलान किया। 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत, LIC का IPO जल्द होगा, RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, 5G मोबाइल सेवा शुरू होगी, 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे, 3 करोड़ 8 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है।
वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन योजना में बदलाव करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% तक की राहत देने की घोषणा की। वहीं डिफेंस सेक्टर के लिए इस बार 25% बजट बढ़ाया गया है। पीएमई विद्या का 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल करने की घोषणा की गई, जबकि व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। जाहिर तौर पर कोरोना काल में हर सेक्टर को बूस्टर डोज देना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात को देखते हुए हम इसे परफेक्ट बजट कह सकते हैं, और अगर बजट में कमियां हैं तो वो आखिर क्या है, अगर कसर रह गई है तो वो क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आज देश का आम बजट पेश किया गया और आम बजट से आम जनता को क्या राहत मिली और आम जनता की क्या राय है। हर जगह की अपनी राय है, हर प्रदेश हर वर्ग के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता क्या कुछ कहती है आम बजट पर, आइए सुनवाते हैं। कृषि उपकरणों पर जो लगने वाले टैक्स की दर थी उसको कम किया गया, जिससे किसानों को, खासकर छोटे किसानों को कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। डिजिटीकरण करने का जो प्रावधान की बात कही गई है डिजिटीकरण की, उससे भी किसानों को लाभ होगा। खास करके कृषि बजट जिसमें किसानों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लागत में कमी आने के लिए कृषि मशीनरी में जो छूट दी गई है उसका जबरदस्त फायदा किसानों को होगा। युवाओं, किसानों, महिलाओं, बच्चों, गरीबों के विकास का बजट है। यह नए भारत के निर्माण का बजट है। यह समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। निश्चित ही किसानों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है, और अगर रोड, सड़क और हमारा जो किसानों के लिए जो उपकरण आते हैं अगर वो हमको मिलेंगे, सड़क अच्छी रहेगी। बजट पेश करी से वो किसान के हित के लिए बजट मानथों में है, मतलब बजट ज़्यादा भारी पड़े किसान ला। बहुत ही बेहतरीन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव किए गए हैं, जिनमें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करे पर बोले गए हैं। वास्तव में देखा जाए अभी अब हम मन जो खाद के यूज़ करते हैं, रासायनिक खाद के, ऊपर से हमारा बहुत प्रकार से बीमारी होते हैं। किसानों की बात करते हैं, आय दोगुना करने के संबंध में बजट पेश करते हैं बस, और लेकिन आय तो दोगुना कहाँ होता है, बस नाम मात्र रहता है। हम किसान मन बड़ उम्मीद लगाए बैठे रहे कि केंद्र सरकार बहुत कुछ दी, लेकिन बहुत ही निराशाजनक बजट पेश करे। केंद्र सरकार के बजट है वो छत्तीसगढ़ ला एक बार फिर झुंझुना पकड़ा है। वो वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य है, खासकर किसान मनबर काबर की केंद्र सरकार हमेशा से किसान के हितैषी से। किसान मनबर एक सौगात पेश करी से आज के बजट में। और बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे और बात यूपी की अग्निपथ की। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत और गर्माती जा रही है। ट्विटर पर बीजेपी को महामाफिया बताने वाली अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद बीजेपी नेता खासे नाराज हो चुके हैं और करहल सीट पर अखिलेश की राह मुश्किल करने के लिए चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए मायावती को भी अपने दूतों के जरिए संदेश भेज चुके हैं। वहीं 2 दिन के भीतर करहल सीट पर तस्वीर साफ हो जाएगी। पहला प्लान यह है कि बीएसपी अपने उम्मीदवार कुलदीपक नारायण उर्फ दीपू पेंटर को चुनाव मैदान से बाहर कर दे और तब अखिलेश का सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल से हो। बघेल भी दलित वर्ग के हैं। वहीं कुलदीप के नाम वापसी से करहल का सारा दलित और गैर यादव पिछड़े वर्ग के वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, जो करीब 49% से भी ज्यादा है। वहीं मायावती कल से आगरा के साथ ही वेस्ट यूपी के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ के साथ ही मायावती भी करहल सीट पर चुनाव प्रचार करती हैं तो अखिलेश बुरी तरह से घिर जाएंगे।
पश्चिम बंगाल की तरह कांग्रेस ने यूपी में भी भविष्य के लिए विपक्षी एकता का संदेश दिया है। कांग्रेस ने करहल सीट पर अपना प्रत्याशी ना उतारने का फैसला लिया। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा अभी बाकी है। वहीं करहल सीट से किसी भी कांग्रेसी ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी कल शामली में दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। शामली के साथ ही वेस्ट यूपी के बड़ौत में भी दोनों अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं। इधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि जब जानकारी दी जा रही थी तब लखनऊ पश्चिम सीट में प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तर में आ रहे अखिलेश यादव के सामने नारेबाजी करने लगे। सपा ने आज ही 10 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें ज्यादातर नाम लखनऊ की सीटों के हैं और इसी के बाद लखनऊ पश्चिम को लेकर कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाहरी आदमी को सपा ने लखनऊ पश्चिम से उम्मीदवार बनाकर ठीक नहीं किया है। में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था मूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में के लिए अन्य संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्य संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, अन्य संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी सब लोगों ने। और अब बात कोरोना के आंकड़ों की। मध्य प्रदेश में आज 6,243 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है, तो वहीं 6 मरीजों की मौत भी आज मध्य प्रदेश में हुई है। इसके साथ ही 10,552 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 56,294 एक्टिव कोरोना मरीज हैं इस वक्त। तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, 56,000 से भी ज्यादा ये आंकड़ा है। वहीं आज 1,59,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 10,97,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो वैक्सीनेशन में लगातार मध्य प्रदेश रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो 6,243 नए कोरोना मरीजों की आज पुष्टि की गई है और वहीं मौत भी दर्ज हुई है। 6 मरीजों की मौत दर्ज की गई। हालांकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी आप देखिए, 10,552 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 56,294 पर मध्य प्रदेश में। और अब छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर दें। छत्तीसगढ़ में आज 3,241 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है, तो 3,000 से भी ज्यादा मरीज एक बार फिर से प्रदेश में सामने आए हैं। तो वहीं स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा इससे लगभग दुगना है। 5,600 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण को हरा के ये लोग डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 6.82 पर ये रेट पहुंच चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 16 मरीज की मौत भी दर्ज की गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की भी बात कर लेते हैं, 21,162 ये आंकड़ा इस वक्त। वहीं अगर जिलेवार संख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में 493 मरीज, धमतरी से 316 मरीज, दुर्ग से 243 मरीज सामने आए। इसी तरह से कांकेर से 214, राजनांदगांव से 199 मरीज, तो बिलासपुर से 141 मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं बात करें कोंडागांव की तो कोंडागांव से 141, मुंगेली से 140, रायगढ़ से 121 मरीज सामने आए। वहीं बलरामपुर से 116, बीजापुर से 113 मरीज और बस्तर से 112 मरीजों की पुष्टि की गई जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब बात कुछ और खबरों की। छत्तीसगढ़ में अब मकान बनाने के बाद भी पार्किंग ना बनाना महंगा पड़ेगा। 5,000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा जमीन पर बने मकान में पार्किंग नहीं होने पर एक कार के लिए 50,000, 2 कार के लिए 1 लाख और 2 से ज्यादा कार होने पर 2 लाख रुपए एक मुश्त शुल्क लिया जाएगा। भूपेश कैबिनेट की बैठक ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। वहीं कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह बताया कि नगर निगम और उसके निवास क्षेत्र में की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30% की जगह 10% की छूट में बढ़ोतरी करते हुए अब इसे 40% किए जाने का फैसला लिया गया है। इस क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 से 5% किए जाने का भी फैसला हुआ है। ये छूट और बढ़ोतरी
31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र हितग्राहियों को दूसरी संतान बेटी होने पर मां को 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। तो वहीं ओबीसी नागरिकों के लिए औद्योगिकी क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भू प्रीमियम दर के 10% दर और 1% भू भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्रदेश में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में अब जूट बैग की जरूरतों को देखते हुए सरकार 100 करोड़ के ऊपर के जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देगी। ई रिक्शा और इससे जुड़े रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम आयन बैटरी क्षेत्र के लिए भी विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने पर फैसला आज लिया गया है। इसी तरह से बस्तर और सरगुजा संभाग के जिला और संभाग स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती में संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। ये आदेश 31 दिसंबर 2023 तक के लिए लागू किया गया है। वहीं शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की जाएगी। 32 किस्म के वनोपज को परिवहन पास की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। वहीं इसके साथ ही खुद को स्वामित्व के बांस की सभी किस्मों को भी अब प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। जो औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक है, इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC/ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई हो तो उसमें जितना स्पेस एक कार रखने के लिए होता है, तो उतने स्पेस का एक कार के लिए 50,000 और 2 कार के लिए 1 लाख और उससे अधिक के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। रजिस्ट्री में 30% तक का छूट देने का प्रावधान था, उसको 31 मार्च तक के लिए 40% तक छूट देने का प्रावधान किया गया है। यदि दूसरे बच्चे के उसमें बालिका का जन्म होता है तो उसको 5,000 रुपया एक मुश्त देने का निर्णय लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला और शहर अध्यक्ष, मोर्चा और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सचिव चंदन यादव, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। वहीं बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 तारीख को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं, वहीं इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। राहुल गांधी अपने 1 दिवसीय दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो नवा रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम और अमर जवान ज्योति का शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी युवा मितान क्लब के लोगों, भूमि श्रमिक किसान, तेंदुपत्ता संग्राहकों और गांधीवादी विचारकों के साथ लंच करेंगे। वहीं कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी दोपहर 12:10 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक वो सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और उसी संदर्भ में मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठक हुई। करेंगे खबरों का। कवर्धा में कोविड ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक की मौत हो गई। मामला जिला ग्रंथालय का है, जहां पर कोरोना संक्रमितों के लिए प्रशासन ने आइसोलेशन सेंटर शुरू किया, जिसमें मरीजों की देखभाल के लिए शिक्षकों को तैनात किया गया है। शिक्षक शेरू खान की भी ड्यूटी सेंटर में लगाई गई थी। हर दिन की तरह मंगलवार को शेरू खान सेंटर पर पहुंचे थे, जहां पर शिक्षक के सीने में दर्द उठा और वो अचानक परिसर में ही गिर गए, जिसके बाद तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने शिक्षक को मृत घोषित कर दिया। रायगढ़ जिले में अब तक 54 लाख क्विंटल से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। वहीं खरीदी में अभी 7 दिन बाकी है। ऐसे में खरीदी का आंकड़ा 60 लाख क्विंटल से भी अधिक जाने की उम्मीद है। जिले की 22 समितियां ऐसी हैं जहां पर धान की खरीदी 50,000 क्विंटल से भी अधिक है। ऐसे में इन समितियों में फर्जी खरीदी का अंदेशा जताया जा रहा है। बीजेपी इन समितियों में धान खरीदी की जांच की मांग कर रही है। ये वही समितियां हैं जो कि पहले भी गड़बड़ियों के लिए सुर्खियों में रही थी और संचालक मंडल को भंग करते हुए समिति सदस्यों पर FIR भी दर्ज किया गया था। वास्तविक जो किसान है वो टोकन के लिए भटक रहे थे इस जिले के भीतर में, और सिर्फ 22 समितियों में जो हो रहा है अपने आप में, ये पूरी कहीं ना कहीं से शासन में जिस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं, जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इसको कहीं ना कहीं से जांच का विषय है। नहीं, ऐसे समितियां जहां से
50,000 ज़्यादा खरीदी है, वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। और अभी भी ऐसे सभी समितियों की सत्यापन किया जाना है। जो जिला स्तर के अधिकारी होंगे वहाँ पर कितना धान पाए गए फिजिकली रूप में, उसका भी सत्यापित कराया जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापट्टनम रेल मंडल के डीआरएम अनूप सतपथी आज बस्तर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जगदलपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और रेलवे को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के पालन में अब रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक प्रतिबंधित रहेगा। वहीं इस दौरान डीआरएम ने चैम्बर प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। डीआरएम ने बताया कि पहली बार देश में पारदर्शी विस्टा डोम कोच का प्रयोग विशाखापट्टनम में शुरू किया गया था और इसी कोच को जगदलपुर तक अब चलाया जाएगा। दिन में चलने वाली गाड़ियों में इसे जोड़ा जाएगा, जिससे पर्यटक दिन में विशाखापट्टनम से बस्तर तक की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठा सकेंगे। डीआरएम ने बताया कि दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेसवे लंबे समय से बंद है और जल्द ही आंकलन करने के बाद इस ट्रेन को फिर से शुरू करने की तैयारी है। हम रेलवे में प्लास्टिक उपयोग पूरा बंद करना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक से। इसको लेकर हम सारे बड़े बड़े स्टेशंस में रैली निकाल रहे हैं, वॉकाथन निकाल रहे हैं, पब्लिक को सेंसिटाइज कर रहे हैं, अनाउंस करा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बैन करना चाहते हैं ताकि गंदगी ना फैले। छत्तीसगढ़ में फरवरी के महीने में भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग के जिलों में मध्यम बारिश के आसार हैं, जिसके चलते तापमान सामान्य से कम रहेगा। इसके साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में सामान्य से कम बारिश होगी, जबकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है और तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। विंड कॉन्फ्लुएंस जोन है वो ईस्ट मध्य प्रदेश में बनने की संभावना है, जिसके कारण से प्रदेश में 3 फरवरी और 4 फरवरी को 3 फरवरी को कुछ स्थानों पर, जबकि 4 फरवरी को 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की चांसेस हैं। गरज चमक के साथ में ओलावृष्टि भी 1-2 स्थानों पर संभावित है। मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ ही सर्दी से राहत मिलने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जबकि 2 फरवरी के बाद साइक्लोन के चलते बूंदाबांदी के आसार हैं। तो वहीं 3 फरवरी को प्रदेश के पूर्व में रीवा संभाग समेत डिंडौरी, शहडोल, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि 4 फरवरी से मौसम में एक बार फिर से बदलाव होगा और न्यूनतम तापमानों में एक बार फिर गिरावट के आसार हैं। एक इंडो साइक्लोन सर्कुलेशन वेस्ट राजस्थान में बनने वाला है और इसकी वजह से नमी के आने की वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में 3 तारीख को हल्की वर्षा गरज चमक के साथ रीवा संभाग में डिंडोरी, शहडोल, मंडला और बालाघाट जिले में होने की संभावना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।